हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मारियो टोकन के बारे में। इस प्रोजेक्ट का टोकन जनरेशन इवेंट अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट काफी टाइम से बिल्डअप हो रहा है एंड फंडामेंटली काफी वेल ऑफ है। क्यों वेल ऑफ होने का रीजन है खुद का मार्केट प्लेस अवेलेबल होना, खुद की ब्लॉकचेन अवेलेबल होना विच इज लेयर 2 फॉर द इथेरियम नेटवर्क एंड साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ इसका एसडीके भी अवेलेबल है, इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप है, खुद का स्टूडियोज भी अवेलेबल है जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स अवेलेबल कराएंगे। एक गेम ऑलरेडी अल्फा स्टेज में है मेटारस करके, जिसके बारे में उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल अवेलेबल कराई है। लेकिन इसके टोकनोमिक्स में कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिनको आपको ध्यान से समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप बाई करने का डिसाइड करो तो वो आपको खुद का डिसीजन होना चाहिए, आप मेरे कहने से बाई नहीं करोगे। अगर आप बाई करते हो तो आपके बाई करने के लिए कौन सी प्रेफर्ड स्ट्रेटजी हो सकती है, आई कैन सजेस्ट दैट, बट स्टिल आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत जरूरी है। सो यू विल डू दैट एंड देन ओनली यू विल डिसाइड इफ यू वांट टू बाई इट और नॉट। अगर प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल देखोगे तो वो कॉइन मार्केट कैप पे आपको मिलेगी, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है। ठीक है, कॉइन गेको पे ये भी डिटेल नहीं मिलेगी। इवन सर्कुलेटिंग सप्लाई जस्ट ब्लैंक है, यहाँ पे एटलीस्ट एक सर्टेन फिगर दिया तब भी है। एंड जब आप इसकी टोकनमिक्स ओपन करके देखोगे तो इमीडिएटली आपको क्लिक कर जाएगा कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई वो अपडेटेड नहीं है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। आपको एक रफ फिगर बता दे रहा हूँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मार्केट कैप कैलकुलेट करके दिखाता है। अगर इसकी मार्केट कैप अभी रिसेंट में देखो $3.6 मिलियन की दिखा रहा है विद रेस्पेक्ट टू द सर्कुलेटिंग सप्लाई जो यहाँ पे अपडेटेड है, लेकिन रफली ये $4.5 मिलियन से लेके $5 मिलियन के बीच में मिनिमम इतनी होनी चाहिए। इवन उससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि टोकोनोमिक्स सेक्शन में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पे कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है, कितनी सप्लाई कब रिलीज होगी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे। ये इथेरियम के नेटवर्क पर बना हुआ टोकन है, यानी ERC20 टोकन है, तो ऑब्वियसली यूनिस्वैप पर अवेलेबल है, लेकिन यूनिस्वैप से बाय करना आपके लिए काफी कॉस्टली होगा। इफ इन केस अगर आप बाय करने का डिसाइड करो तो आपको किसी न किसी सेंट्रल एक्सचेंज को प्रेफर करना चाहिए। इसको अच्छे खासे सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग मिल गई ऑलरेडी, क्यूकॉइन पर अवेलेबल है, गेट.io पर अवेलेबल है, MEXC पे भी अवेलेबल है एंड अगर आप इसमें इवन OKX पे भी, अगर आप इनमें देखोगे इसके लिक्विडिटी कहाँ पे ज्यादा बेटर है तो क्यूकॉइन, OKX एंड MEXC पे इसकी लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी बेटर है कंपेयर टू OKX एंड अदर सेंट्रल एक्सचेंज एंड डिसेंट्रल एक्सचेंज। तो आपको प्रेफर अगर करना हो तो इन तीनों में से गेट.io, MEXC एंड क्यूकॉइन में से प्रेफर करना चाहिए। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे और जो भी आपके अकॉर्डिंग अच्छा हो उस एक्सचेंज से आप प्रेफर कर सकते हो, वो भी तब जब आप बाय करने का डिसाइड करो। हैकर ने इसका सिक्योरिटी ऑडिट किया है, इनको कुछ बग भी मिले थे इनिशियली, यानी लो रिस्क वाले बग भी थे, कुछ मीडियम वाले, कुछ हाई रिस्क वाले भी, लेकिन वो काफी जल्दी इन्होंने रिजॉल्व कर ली। तो इसमें जो इसको सिक्योरिटी में मतलब सिक्योरिटी स्कोर मतलब सॉरी ऑडिट में जिसको स्कोर दिया है वो दिया है 10 आउट ऑफ 10। दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव, 10 में से 10 मिले इनको। दिस इज द वेबसाइट ऑफ मारियो टोकन। यहाँ पे आप देखोगे होम पेज पे इन्होंने लिख रखा है AB डिविलियर्स के साथ भी इसका कोलैबोरेशन है क्रिकेट से जुड़ा हुआ गेम लाने के लिए, और ये मार्केटिंग फ्रंट से भी काफी पॉजिटिव है, बिकॉज आपको पता ही इन्फ्लुएंसर का जुड़ा होना मार्केटिंग के लिए काफी पॉजिटिव रहता है, स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में ये काफी पॉजिटिव ही है। आप इसको इस तरह से मान के चलो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट अपकमिंग गेम्स में दिखा रहा है, यहाँ पे आपको मेटारस दिखाएगा। मेटारस एक्चुअली इन्हीं का है, मारियो स्टूडियोज के, बाकी अदर भी आपको दिख जाएंगे काफी सारे गेम्स। एक्चुअली उन्होंने बोला एक जगह पे 200 प्लस गेम्स हैं जो कमिटेड हैं मारिया ब्लॉकचेन पे बिल्ड करने के लिए, लेकिन अभी तक उसमें से कितने लाइव हैं वो आप इनके इकोसिस्टम वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। स्टिल देयर सो मेनी विच आर अंडर डेवलपमेंट और टाइम के साथ अवेलेबल होंगे। मारिया ब्लॉकचेन की कुछ क्वालिटीज हैं जिसको हम जब व्हाइट पेपर डिटेल में देखेंगे वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज और दिखेगी, इट इज बीन फाउंडेड बाय वेटरन्स फ्रॉम द गेमिंग इंडस्ट्री, जिसमें कुछ बड़े बड़े ब्रांड आपको दिख रहे हैं, लाइक मार्वेल है, टेंसेंट है, पबजी टेंसेंट गेम्स ने इनिशियली मतलब उसका ग्राफिक वगैरह बनाया था। एंड अभी भी पबजी का आपको पता ही कितने लेवल का इन्फ्लुएंस है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ पबजी इन स्पेशली एशिया। सो मार्वेल काफी पॉजिटिव है, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन मत लेके चलना। जस्ट उन्होंने वहां पे वर्क किया, देर एक्सपीरियंस्ड इन दोज बिग ब्रांड्स, लाइक बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं कंपनी जो उनमें ऑलरेडी मतलब उनका एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से देखेंगे। इन टर्म ऑफ एक्सपीरियंस हैविंग दैट दोज पर्सन्स ऑनबोर्डेड विद दिस प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, लेकिन डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। अब बात करेंगे थोड़ा सा मार्केट प्लेस पे आप जाके देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको वहां पे दिख जाएंगे। यू कैन जस्ट फिल्टर आउट एंड सी। एंड सिमिलरली आप अगर आप जाके देखो इसके इकोसिस्टम है तो वहां पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिख जाएगी। हालांकि यहाँ पे एक फिल्टर भी दिया है, अगर आपको फिल्टर करना है इनमें से तो जनरली जो गेम्स की कैटेगरी होती है लाइक एक्शन है, कैजुअल है, कलेक्टिबल कार्ड्स, कॉम्बैट, गेमफाई, MMO, RPG, इस तरीके से आप इनको चाहो तो फिल्टर भी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी गेम्स को चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट टू डू सो।
अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। जो डेवलपर्स के लिए उन्होंने एक सेक्शन बनाया है जहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बेसिकली एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ से आपको मारिया की जो ब्लॉकचेन है, लेयर 2 ब्लॉकचेन है, वो इथेरियम के नेटवर्क के लिए। व्हाइट पेपर में वैसे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ द ब्लॉकचेन 2.0 रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, कैसे इथेरियम उसमें फ्रंट फुट पे रहा था। इथेरियम वाज रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द ब्लॉकचेन एंड साइमल्टेनियसली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एनएफटीज का भी काफी ज्यादा मतलब जो एक एरा क्रिएट हुआ, यानी इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ इथेरियम नेटवर्क ओनली। सो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है किस तरीके से डेवलपर्स के लिए ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया 9000 प्लस टीपीएस, जो इसके मारिया की जो लेयर 2 ब्लॉकचेन है उसके उसके मतलब जो स्केलेबिलिटी है इतनी बताई है कि 9000 प्लस टीपीएस है एंड इट इज मेनली डेडिकेटेड स्पेसिफिकली फॉर गेम्स एंड एनएफटीज। और इसको जीरो गैस फीस वाली ब्लॉकचेन इन्होंने बताया है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें सर्टेन अदर चीजें भी रखेंगे, लाइक किस तरीके से मतलब उसमें किस तरीके से ये ब्लॉकचेन के ट्रायलेमा को सॉल्व कर रही है, जो इथेरियम नेटवर्क इसको फेस मतलब इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो फेस कर रही है। वैसे अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को मतलब सॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन एक ब्लॉकचेन में मिले एंड एक परफेक्टली मतलब एक परफेक्ट वे में सिंक्रोनाइज्ड हो, वो कई सारी ब्लॉकचेन इसके लिए कम्पिटिट कर रही हैं। एंड नॉट ओनली लेयर 1, लेयर 2 भी हैं एंड इवन कुछ ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन है, लाइक लेयर ब्लॉकचेन, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, इस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन भी है। सो वो भी काफी ज्यादा इसके लिए ऑलरेडी मतलब कॉम्पिटिशन में है एंड लेट्स सी हू विल विन। यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स अवेलेबल हैं अगर आप चेकआउट करना चाहो, जिसमें इन्होंने बोला है एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ठीक है, एबी डिविलियर्स के साथ इनकी जो कोलैबोरेशन हो गया, सेलिब्रिटी पार्टनरशिप, दैट इज क्वाइट गुड। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 900,000 जो सिंगल एनएफटी जब वो एयर ड्रॉप करेंगे मारिया कम्युनिटीज के लिए, एंड इनिशियली मतलब इन्होंने एयर ड्रॉप भी दिया था मारिया टोकन का, वो उनके लिए जो इकोसिस्टम में पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे, चेकआउट कर रहे थे उनको। और यहीं पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि 250 गेमिंग प्रोजेक्ट है जिन्होंने डिसाइड किया मारिया टोकन पे बिल्ड करने के लिए। ये काफी पॉजिटिव है, 250 गेम्स अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मारिया जो प्रोजेक्ट है, अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल इट विल बी अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, इट इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ गाला गेम्स। लेकिन गाला गेम्स इनिशियली बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ था बिकॉज ऑफ टोकनोमिक्स। तो टोकनोमिक्स अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बाई करने का डिसाइड करो, स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन बाद में जाके गाला गेम्स की जो टोकनोमिक्स वो चेंज हुई, उसके चेंज होने के बाद काफी ज्यादा प्राइस में अप्रिसिएशन भी दिखा, रिकवरी दिखी। लेकिन जब तक चेंज नहीं हुई थी तब तक गाला गेम्स में कोई अप्रिसिएशन नहीं दिखा था एंड इट वाज ऑन लाइक काइंड ऑफ लाइक डेथ स्पाइरल, वो कंटिन्यूसली डाउन ही जाता जा रहा था उसका प्राइस। अगर आप इसके सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे तो वहां पे रिसेंटली इनकी एएमएस हुए थे, उसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी आपको। इवन इफ यू वांट टू लिसन द रिकॉर्डिंग्स यू कैन डू सो। एंड सर्टेन अदर गेम जो ऑनबोर्ड हुए रिसेंटली उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल कराई है, इनके बारे में ट्वीट भी किया। फॉर एग्जांपल लाइक देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइक पेटाबोट्स, उसके बारे में ट्वीट किया है एंड उसके साथ इन्होंने ईएमए भी किया था एंड मच मोर। आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉब्लम्स हो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दी। अब बात करते हैं इसके व्हाइट पेपर की। व्हाइट पेपर में शुरू के 5 पेज बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स है, उसके बारे में जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, बट जो मेन डिटेल स्टार्ट होती है वो 6वें पेज से स्टार्ट होती है। व्हाइट पेपर ज्यादा बड़ा नहीं है, 19 पेज का है। अगर आप पढ़ना चाहो गिव इट अ ट्राई, ये आप पढ़ सकते हो और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ के। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उन्होंने बताई लाइक मोर देन $200 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री, एंड जो रैपिडली ग्रो कर रही है, 12% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रही है एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो मतलब इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड उसमें भी मैं एक लास्ट रिपोर्ट जब हमने एक बार केस स्टडी की थी प्लैनेट सैंडबॉक्स की, उसमें हमने डिटेल में एक बार एक रिपोर्ट इंक्लूड की थी जिसमें ये दिखाया गया था कि एशिया किस तरीके से लीड ले रहा है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज इन गेमिंग इंडस्ट्री ओनली। सो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं अबाउट द प्रॉब्लम, एंड उसमें प्रॉब्लम मेनली स्टार्ट होती है इथेरियम की स्केलेबिलिटी से। जैसे ब्लॉकचेन 2.0 रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बाद इथेरियम काफी ज्यादा फ्रंट रनर रहा था, उसमें अभी भी है। अगर कहा जाए तो इथेरियम आज की डेट में फ्रंट रनर है, इवन इन द डीफाई सेक्टर, इन केस ऑफ लाइक एनएफटीज आल्सो एंड मच मोर। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स ने एक सर्टेन कैटेगरीज में काफी ज्यादा अचीवमेंट किया भी। पॉलीगन ने देखोगे एनएफटीज वाली फील्ड में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है कंपेयर टू एनी अदर फील्ड, कंपेयर टू एनी अदर प्रोजेक्ट। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली साइट आउट किया है
इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को ही, क्योंकि सिक्योरिटी अगर देखोगे तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन अचीव नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज देखोगे तो स्केलेबिलिटी अचीव नहीं हो रही है। तो मतलब तीनों चीजें एक ही ब्लॉकचेन में मिल जाए, सो वो रेयर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, एंड इसके लिए इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ से आप देखोगे फिर 9th पेज से इनका सॉल्यूशन, मारिया का क्या सॉल्यूशन है, तो इनका लेयर टू स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन है, यानी इनकी खुद की लेयर टू चेन है जिसका ऑलरेडी जो लाइव है और परफेक्टली वर्क कर रही है, एंड उसके साथ साथ इनका लाइक जेड के रोल अप सोल्यूशन भी हमारी उसमें इंटीग्रेटेड है। एंड नॉट ओनली दैट, एपीआई भी काफी इजी है इसके साथ क्रिएट करना, विच इज क्वाइट पॉजिटिव ऑल्सो। एंड साथ में उन्होंने जेड के रोल अप स्केलिंग इंजन भी यहाँ पे डिफाइन किया डिटेल में फॉर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर द एनएफटीज। नाउ इसके बाद अगर आप व्हाइट पेपर में 15वें पेज पे आओगे तो वहां पे फीस ऑन मारिया, किस तरीके से मारिया को अर्निंग होती है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। प्रोटोकॉल फीस, मार्केट प्लेस फीस, प्राइमरी सेल्स फीस, ये यहाँ से कलेक्ट होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देखोगे इसके नीचे ही, सो अ परसेंटेज ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम रेवेन्यू, जो इन तीनों कैटेगरी से इनको जनरेट होता है उसकी एक परसेंटेज मारिया के स्टेकिंग के लिए जाएगी। यानी अगर आप इन फ्यूचर स्टेक करोगे मारिया टोकन को तो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए वो यहाँ से देंगे। कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है, यानी सप्लाई के रिडक्शन का उसका कोई यहाँ पे मेंशन मतलब नहीं है ऑलरेडी। तो ये चीज ध्यान में रखना कि कोई अभी बर्न मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई बाईबैक मैकेनिज्म है, लेकिन इन्फ्लेशन काफी हैवी लेवल पे जो हम अभी टोकनोमिक्स सेक्शन में देख लेते हैं। इसके वेबसाइट पे आप जाकर देखोगे तो आपको टोकन वाले सेक्शन में वैसे दिख जाएगी, ये व्हाइट पेपर में भी अवेलेबल है और ये यहाँ पे भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे विजुअली ज्यादा बेटर दिख रहा है तो मैं अब आपको वेबसाइट का ही डेटा लेके दिखा दे रहा हूँ। 50 बिलियन टोटल सप्लाई है, आउट ऑफ विच 40% इकोसिस्टम फंड में रखी है, 36% नोड इमिशंस के लिए रखी है, 2.0% इन 2% स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी रिलीज होगा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 19% सप्लाई रखी है। टोकन जनरेशन इवेंट एंड लिक्विडिटी प्रोविजंस के लिए इनिशियली इन्होंने 3% रखी थी, हालांकि उसके बाद सर्टेन अदर सप्लाई जो अनलॉक होके आई, ये इसका अनलॉक शेड्यूल है। सो यहाँ पे आप देखो दो कैटेगरीज हैं जिसमें से इमीडिएटली सप्लाई अनलॉक हो गई है। पहला तो है टोकन जनरेशन लिक्विडिटी प्रोविजन एंड दूसरा है स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो 5% सप्लाई तो कम मतलब देखोगे तो यहीं से अनलॉक हो गई, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4% अभी हाल फिलहाल में दिखा रहा है, एंड इट कुड बी मोर देन दैट ऑल्सो बिकॉज अब जैसे यहाँ पे बची हुई 3 कैटेगरी है उसमें देखते हैं। पहला क्या है, इकोसिस्टम फंड। इकोसिस्टम फंड में इन्होंने सप्लाई की जो परसेंटेज दी है 40%, यानी इकोसिस्टम फंड में लगभग 20 बिलियन, लगभग इन द सेंस एग्जैक्टली ये फिगर बता रहा हूँ, 20 बिलियन जो टोकन है वो सिर्फ डेडिकेटेड है इकोसिस्टम फंड के लिए। और उसमें भी इन्होंने जो वेस्टिंग शेड्यूल रखा है मंथ्स में, 36 मंथ का, कोई लॉकअप नहीं है, 36 महीने में धीरे धीरे करके वो अनलॉक होके आएंगे। यानी हर महीने के फर्स्ट वीक में 555.55 इतने मिलियन टोकन अनलॉक होके आते हैं सिर्फ इकोसिस्टम फंड वाली कैटेगरी से। दूसरा है नोड इमिशन। अब ये जो कैटेगरी है यहाँ पे इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जैसे 36% इट्स अ बिग चंक, ये ध्यान रखना 36% काफी बड़ा हिस्सा है। सेकंड बड़ा हिस्सा इसमें नोड इमिशंस के लिए दिया, जो नोड रन करते हैं उनके लिए। एंड इन्होंने एक जगह मेंशन भी किया कि 40,000 प्लस जो नोड है वो ऑलरेडी रन हो रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड डेली बेस्ड ऑन हाल्विंग शेड्यूल। अब ये हाल्विंग शेड्यूल कितने टाइम में हाल्विंग होती है, अब कितना डेली बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका डेटा अवेलेबल नहीं, तो यहाँ ये अनसर्टेनिटी है। लेकिन क्योंकि ह्यूज चंक है तो यहाँ से काफी ज्यादा सप्लाई अभी ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ गई होगी, क्योंकि कई महीने हो गए, ठीक है, कई महीने से 1-1.5 महीने ऑलरेडी इसको आए हुए हो गया है। सो यहाँ से भी आप मिनिमम 1 से 2% तो कंसिडर करके चल सकते हो, इतनी सर्कुलेशन में आ गई होगी फॉर श्योर। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए बेसिकली टीम के लिए जो उन्होंने टोकन्स रखे हैं वो भी काफी बड़ा हिस्सा रखा है, 19% सप्लाई है, लेकिन इसमें 6 महीने का लॉकअप है और उसके बाद 48 मंथ्स के लिए वेस्टिंग शेड्यूल है। सो अगर आप देखोगे कब से आना शुरू होगा तो अक्टूबर 2023 से आना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट वीक से, यानी उसकी क्लिफ खत्म हो जाएगी, यानी जो लॉकअप पीरियड है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद 198 मिलियन ईच मंथ फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कैटेगरी अनलॉक होके आएंगे, 198 मिलियन। अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो आप ऐसा समझ लो करीब करीब 750 से लेके 800 मिलियन जो टोकन्स होंगे वो फिर हर महीने सर्कुलेशन में आएंगे अक्टूबर के बाद। और अभी अगर हाल फिलहाल में देखोगे तो रफली आप ऐसा समझ लो 600 से 650 मिलियन अभी सर्कुलेशन में आ रहे होंगे ईच मंथ, क्योंकि यहाँ से एक अनसर्टेन अमाउंट आ रहा है एंड यहाँ से एक स्पेसिफिक 555.55 मिलियन सर्कुलेशन में आ रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी हैवी इन्फ्लेशन वाली मतलब फेज में है, क्योंकि अभी सप्लाई काफी कम सर्कुलेशन में है एंड आगे काफी ज्यादा सर्कुलेशन में आएगी। अगर व्हाइट पेपर में जब जाते हैं तो यही वेस्टिंग शेड्यूल के बाद एक चार्ट भी दिया हुआ है जहां से हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। सो रफली आप ऐसा अज्यूम करके चल सकते हो, यहाँ से जैसे मान लो अगर इसका अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो टोकन जनरेशन इवेंट हुआ है,
अगर 2024 के अप्रैल और जून के महीने के मतलब रफ एस्टिमेट अगर लेके चले, 12 महीने बाद देख लेते हैं लगभग सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में होगी। उस टाइम पे अगर देखोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 12वें महीने में लगभग आप ऐसे समझ लो 15 बिलियन सब जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आ चुकी होगी। लेकिन ये एक साथ नहीं आएगी, ये महीने बाई महीने रिलीज होगी। सो ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम से टेकन फॉर ग्रांटेड 15 बिलियन अभी कंसीडर कर लो, लेकिन उस हिसाब से हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक सर्टेन पोटेंशियल जो मार्केट कैप अगर वो अचीव भी कर लेता तो उस टाइम पे कितनी हमें ग्रोथ दिखा सकता है। दैट पार्ट वी हैव टू एस्टिमेट। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1.9 बिलियन, और मैंने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक सेक्शन दिखा दिया, तो वहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सप्लाई एक्चुअली में काफी ज्यादा होनी चाहिए। 4% नहीं, काफी ज्यादा 6 to 7% मिनिमम सप्लाई सर्कुलेशन में होनी चाहिए, क्योंकि 5% तो टोकन जनरेशन के टाइम पे ऑन फ्रंट ही रिलीज हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कितना अचीव कर सकते हैं इफ एवरीथिंग गोज वेल। ये जो प्रोजेक्ट है गाला गेम्स का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है एंड उसके साथ ऑलरेडी कॉम्पिटिट कर सकता है, बिकॉज काफी ज्यादा गेम्स है जो इसके साथ इंटीग्रेटेड है एंड इन्फ्लुएंसर वाला फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। प्लस इसके जो कस्टम सोल्यूशन है लाइक हैविंग एसडीके स्टूडियोज एंड लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन, वो काफी पॉजिटिव है। सो एक रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम इसके लिए मार्केट कैप अचीव करना कितना पॉसिबल होगा, 500 मिलियन से लेके 600 मिलियन मिनिमम ये अचीव कर पाएगा, उतना इसके लिए दिख रहा है। अगर डेवलपमेंट ऐसा ही चलता है जैसा प्रोजेक्शन अभी से दिख रहा है, तो अगर डेवलपमेंट में फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है या फर्दर कोई नेगेटिविटी क्रिएट होती है आगे चल के, देन वी कैन नॉट से इट विल अचीव दिस और नॉट। अगर ये अचीव भी कर लेता है, मान लो कि $600 मिलियन की मार्केट कैप भी अचीव कर लेता है, और अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई उस टाइम की 15 बिलियन कंसीडर करके चले तो रफली $0.04 पे जाके ट्रेड करेगा। एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आप ऐसा समझ लो 0.04 के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू दिस प्राइस। क्यों प्राइस के रेस्पेक्ट में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अभी बाई कर लिया तो आप इस प्राइस पे बाई करोगे और इसके प्राइस में फिर फर्दर डायल्यूशन होगा बिकॉज ऑफ द टोकन रिलीज। सो उसमें आप ऐसा समझ लो लगभग 20x का पोटेंशियल दिखेगा विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। मैं अगेन बोल रहा हूँ प्राइस के रेस्पेक्ट में। हालांकि अगर आप मार्केट कैप के रेस्पेक्ट में देखोगे, अगर मैं यहाँ पे $5 to 6 मिलियन की मार्केट कैप कंसीडर भी कर लूं तो 100x दिख रहा है इन टर्म ऑफ मार्केट कैप, बट प्राइस में डायल्यूशन होगा, सो वी हैव टू अज्यूम दैट आल्सो। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर इनकेस अगर आप बाई करने का डिसाइड करो तो देखो क्लियर है कि अक्टूबर से पहले तो अभी काफी सप्लाई सर्कुलेशन में आ ही रही है, अक्टूबर से सप्लाई और भी ज्यादा सर्कुलेशन में आने लगेगी। ठीक है, सो इनकेस अगर आप बाय करने का डिसाइड करो तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखना कि सप्लाई बहुत ज्यादा सर्कुलेशन आ रही है और आगे बढ़ भी जाएगी अक्टूबर से। लेकिन साइमल्टेनियसली इधर हांगकांग इवेंट हो रहा है, साथ में मार्केट में भी अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। दिसंबर होते होते मार्केट में काफी ज्यादा अप्रिसिएशन आ जाएगा एंड मार्केट में अप्रिसिएशन के साथ इसमें भी इसके मार्केट कैप में भी अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो काइंड ऑफ लाइक दोनों का बैलेंस रहेगा, यानी इधर मार्केट कैप भी बढ़ेगी, उधर टोकन भी रिलीज होते रहेंगे। सो ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको थोड़ा लेट बाई करना शुरू करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू तुरंत बाई करने के। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, दो पोटेंशियल स्ट्रेटजी है जिनको फॉलो कर सकते हो। पहली स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कोई मान लो कि मेजर इवेंट होने वाला है, कोई मेजर गेम लाइव होने वाला है, कोई मेजर कोलैबोरेशन होने वाला है, या किसी मतलब मेजर इवेंट को कोई भी अनाउंसमेंट इसकी होती है, तो उस इवेंट के अप्रोच होने पर या उस इवेंट के टाइम पे जो हाइप बने उसके लिए आप बीच बीच में इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो एंड शॉर्ट टर्म के इसके जो पंप है उनका फायदा उठा सकते हो। अगर वो नहीं करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाई करना है, तो दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप इसको ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मैनर में बाई करोगे। कैसे, उदाहरण के तौर पे मान लो कि आपने इसमें $100 अलॉट करने का डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में $100 अलॉट करूंगा, तो आपको पहले अलॉट करने चाहिए $1 से $2, अगली बार फिर अलॉट करोगे अगले महीने $2 से $4, और उसके बाद आप डबल करते चले जाओगे, यानी शुरू में कम और बाद में आप अलोकेशन बढ़ाते चले जाओगे, डबल करते चले जाओगे अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका टारगेट अचीव हो जाए, जो भी आपका अलोकेशन का फिगर है वो अचीव हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपके पास बेस्ट बाइंग एवरेज होने के चांसेस रहेंगे। बट स्टिल आपको ये चीज कंसिडर करके चलनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो आपको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इसमें डीसीए करना पड़ेगा। सो अगर आप डीसीए के लिए मेंटली ओपन हो एंड प्रिपेयर्ड हो तो आप कर सकते हो। फंडामेंटली डेफिनेटली वेल ऑफ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मतलब अच्छे लेवल पे है। लेकिन टोकनोमिक सेक्शन ऐसा है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। अगर आप केस स्टडी की बात करोगे कंपैरिजन की, पीयर में गाला गेम्स को कंपेयर कर लेना, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी टोकनोमिक्स की वजह से उसकी किस तरीके से प्राइस में हमें डिप्रिसिएशन देखने को मिला था, यानी डिक्लाइन होता चला गया था प्राइस। वही सिमिलर सिनेरियो आपको इसमें अभी दिख रहा है हाल फिलहाल में। अगर इसके लॉन्च टाइम से देखोगे तो प्राइस लगभग आप ऐसा समझ लो एक कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है और आता ही चला जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि मार्केट कैप में अप्रिसिएशन दिख नहीं रहा है एंड
टोकन अनलॉक होकर सर्कुलेशन में आते जा रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। सो आप अपनी कस्टम स्ट्रेटजी बना सकते हो जो भी आपको बेहतर लगे उसके अकॉर्डिंग, और अगर आप उसको पोर्टफोलियो में रखोगे तो फंडामेंटली है अच्छे लेवल पे, लेकिन डिफाइन हैव अ कस्टम स्ट्रेटजी जिससे आप इसका बेस्ट बाइंग एवरेज अचीव कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।